सब फूलों से घिरे रहते हैं ना। उनकी खूबसूरती, उनकी महक हमारी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। कोई खुशी का मौका हो या कोई दुख का, फूल हमेशा हमारे साथ होते हैं। हम उन्हें देखते हैं, महसूस करते हैं और उनकी खुशबू में खो जाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये फूल असल में हमारे लिए हैं ही नहीं? इनका होना हमारे खुश होने से कहीं ज्यादा बड़े और जरूरी मकसद के लिए है। सच तो यह है कि ये पौधे के जिंदा रहने के लिए बनाई गई एक बहुत ही जटिल मशीन है, एक बायोलॉजिकल चमत्कार। तो फिर सवाल उठता है कि इस सारी खूबसूरती, इन अलग-अलग रंगों और इन मनमोहक खुशबुओं का असली मकसद आखिर है क्या? चलिए, आज की इस चर्चा में हम इसी राज से पर्दा उठाते हैं और फूलों की दुनिया में थोड़ा और गहराई से झांकते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले फूल के नर जनन अंगों को देखना होगा। इन्हें एक साथ पुंकेसर या स्टेमन कहते हैं। तो ये जो पुंकेसर है ना, ये फूल का वो हिस्सा है जो प्रजनन के नर पक्ष के लिए जिम्मेदार होता है। इसका सीधा साधा काम है पराग यानी पोलन बनाना और फिर उसे चारों तरफ फैलाना। अब अगर इसे थोड़ा और करीब से देखें तो पुंकेसर के दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक लंबा पतला सा डंठल जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं, और इसके ठीक ऊपर सिरे पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे परागकोश या एंथर कहते हैं। और सारा का सारा एक्शन यहीं पर होता है। ये परागकोश असल में एक छोटी सी फैक्ट्री है जहां पराग कण बनते हैं। आमतौर पर ये 2 लोब्स वाला यानी द्विपालित होता है और इसी के अंदर पोलन बनने का सबसे जरूरी काम चलता है। इस फैक्ट्री के अंदर आप समझिए कि 4 चेंबर होते हैं जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। यही चेंबर धीरे धीरे बड़े होकर पराग पुटियों मतलब पोलन सैक्स में बदल जाते हैं। और ये पोलन सैक्स हजारों लाखों नन्हे नन्हे पराग कणों से खचाखच भरे होते हैं। तो ठीक है, नर संरचना तो हमने समझ ली। अब बारी है फूल के मादा जनन अंग की, जिसे स्त्री केसर या पिस्टल कहते हैं। यही वो मंजिल है जहां बेचारे पराग कणों को अपनी यात्रा खत्म करनी है। स्त्री केसर आप देखेंगे कि ज्यादातर फूलों के बिल्कुल बीच में होता है। इसकी ये सेंट्रल और एकदम सुरक्षित जगह ही बताती है कि ये कितना ज्यादा जरूरी है। स्त्री केसर के भी 3 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। ये पोलन के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म जैसा है। फिर आती है वर्तिका यानी स्टाइल, जो एक लंबी ट्यूब जैसी होती है। और सबसे नीचे जो फूला हुआ हिस्सा है वो है अंडाशय यानी ओवरी। ये अंडाशय एक मजबूत तिजोरी की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक या एक से ज्यादा बीजांड यानी ओव्यूल्स होते हैं। और यही बीजांड हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद बीज में बदल जाते हैं। तो अंडाशय का काम है इन भविष्य के बीजों को बाहरी दुनिया की हर मुश्किल से बचाकर रखना। तो अब तक नर और मादा दोनों संरचनाएं अपनी अपनी जगह पर तैयार हैं। अब वक्त है इस कहानी के असली हीरो से मिलने का। एक छोटा सा, सूक्ष्म लेकिन बहुत ही ताकतवर परागकण। परागकणों की दुनिया में इतनी वैरायटी है कि यकीन करना मुश्किल है। ये अनगिनत आकार, साइज और डिजाइनों में आते हैं। कोई गोल, कोई कांटेदार तो कोई बिल्कुल चिकना। और हर डिजाइन का एक खास मकसद है जो उसकी यात्रा में उसकी मदद करता है। लेकिन एक परागकण को इतना मजबूत बनाता क्या है? इसका जवाब है एक कमाल का पदार्थ, स्पोरोपोलेनिन। इसी से परागकण की बाहरी कठोर परत बनी होती है जिसे बाह्य चोल कहते हैं। और ये विज्ञान की जानकारी में अब तक के सबसे ज्यादा प्रतिरोधी जैविक पदार्थों में से एक है। स्पोरोपोलेनिन इतना ज्यादा सख्त होता है कि ये तेज गर्मी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ तक कि सड़ने गलने की प्रक्रिया को भी झेल सकता है। और इसी वजह से परागकण लाखों सालों तक, जी हाँ, लाखों सालों तक जीवाश्म यानी फॉसिल्स की तरह सुरक्षित रह सकते हैं। है ना कमाल की बात? अपने मिशन पर निकलने से ठीक पहले परागकण के अंदर एक बहुत जरूरी तैयारी होती है। इसके अंदर की कोशिका 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक बड़ी कोशिका जो इस लंबी यात्रा के लिए एक लंच बॉक्स की तरह खाना जमा करती है, और दूसरी एक छोटी जनन कोशिका जिसका असली काम आगे चलकर नर युग्मक यानी मेल गैमीट्स बनाना है। तो अब तक हमने इन दोनों ही प्रमुख खिलाड़ियों को अच्छी तरह समझ लिया है। नर और मादा प्रजनन तंत्र दोनों ही अब मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
तो सार ये है कि पुंकेसर का काम है पॉलन का उत्पादन करना, जो नर जेनेटिक मटेरियल को ले जाने वाला एक छोटा सा बख्तरबंद जहाज है। और वहीं दूसरी तरफ स्त्री केसर का काम है बीजांड की सुरक्षा करना, जो कि मादा जेनेटिक मटेरियल को सहेजने वाली एक सुरक्षित तिजोरी है। अब मंच तो सज चुका है, दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है। ये हजारों लाखों सूक्ष्म परागकण एक फूल से निकलकर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक आखिर पहुंचते कैसे हैं? इस यात्रा के पीछे की कहानी क्या है? खैर, इसे हम अगली बार जानेंगे।